नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष की परिभाषा के बारे में कि ज्योतिष क्या होता है और इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके शास्त्रों के अंदर इसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें बोला है कि ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र या वैदिक ज्योतिष के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो खगोलीय पिंडों और सांसारिक घटनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। तो इसमें बात समझ में गई, जो खगोलीय पिंड है, जो आकाश के अंदर पिंड या ग्रह हैं, और जो संसारिक घटनाएं हो रही हैं, जो भी हम एक्टिविटी हो रही है हमारे संसार में, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। और यह प्रिडिक्शन जो होता है एक प्रकार से जिसमें तारों को, सूर्य, चंद्रमा और भी जो ग्रह हैं उनको व्याख्या की जाती है। यानी सूर्य, चंद्रमा और जो अन्य ग्रह होने के माध्यम से संसारिक और मानवीय घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना शामिल है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये इसका मतलब ये हो गया कि जो हम हैं और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो रहा है, आकाशीय पिंडों से, उसके कनेक्शन को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये अभी हम खाली एक बेस बना के चल रहे हैं, अभी आप खाली इसे सुनेंगे, समझेंगे। जब हम इसके इन डिटेल चर्चा करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात समझ में तो आगे ज्योतिष की डेफिनेशन तो आगे, इसमें आकाशीय पिंड हो गया और जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच रिलेशनशिप बना रखा है। लेकिन इन रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, इन संबंधों को बनाने के लिए हमें और कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे ज्योतिष के अंदर। तो ज्योतिष के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है, जिसके अंदर एक जन्म कुंडली या ज्योतिषीय चार्ट की व्याख्या करने में मदद करती हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख तत्व कैसे हो गए, जैसे हो गए ग्रह। जैसे सबको ही पता है, क्योंकि आजकल तो सबको कुंडली की और ज्योतिष की नॉलेज है। आजकल यूट्यूब में इतनी भरमार है कि सबको पता ही है, ये बेसिक से है। तो ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रह माने गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, जिसे उत्तरी चंद्र नोड भी कहते हैं और नॉर्थ नोड भी बोलते हैं उसे, और केतु, जिसे दक्षिणी नोड भी बोलते हैं। तो ये ग्रह क्या होते हैं, ये 9 ग्रह होते हैं। हालांकि अगर आप सामान्य ज्योतिष की और सामान्य फिजिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर जो हम पढ़ते थे बुक्स के अंदर, उसके अंदर जो सोलर सिस्टम बनाया गया था उसके अंदर 9 प्लैनेट्स बताए थे। बट ये वाले 9 प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जो प्लैनेट्स की परिभाषा है वो डिफरेंट है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज या मिक्स नहीं होना है। इसमें आपको सिर्फ एक ये मान के चलना है कि ज्योतिष के अंदर जो भी ग्रह डायरेक्ट रूप से हमारे मानवीय संबंधों को, यानी जो हम अर्थ पे रहते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हीं को हमने ग्रह माना है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी हम ग्रह के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो उनके फीचर्स हैं जो हम फील कर सकते हैं डायरेक्ट, उसे हम ग्रह बोलते हैं। तो इसका मतलब जितने भी उन्होंने ये माना कि जो चंद्रमा है, वैसे अगर आप देखेंगे तो उसे क्या माना गया है, उसे माना गया सैटेलाइट, कि वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ज्योतिष के अंदर उसे ग्रह माना गया है। इसके अलावा 2 और नाम आते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु कुछ नहीं है, ये क्या होता है, चंद्रमा जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और वहाँ से जो सन की मूवमेंट होती है उस पाथ से, तो जो उस पाथ पे जो इंटरसेक्ट करता है, ये अभी टेक्निकल टर्म्स है, अब खाली आप जानने के लिए समझ लीजिए, अभी इतना टेक्निकल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको समझा रहा हूँ। तो आप खाली समझ लीजिए कि जहाँ पे जो अपने ज्योतिष के अंदर, जहाँ से जैसे आप सन देखते हैं, सन क्या होता है, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो उसके अंदर एक पाथ नज़र आ रहा होता है कि सन का जो मूवमेंट दिखाई दे रही होती है, और जो चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है, वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट के जो पॉइंट होते हैं उसी को हमने राहु और केतु माना गया है। बेसिकली इनका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है राहु केतु का, ये छाया ग्रह कहलाती हैं। और इन ग्रह का अपना अपना एक फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है उनकी। जैसे सूर्य को अगर माने तो वो आत्मा और व्यक्तित्व का कारक है, जबकि चंद्रमा किस चीज़ का होता है, मन और भावना को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही सारे ग्रह का कुछ ना कुछ अपना कारकत्व है, जिसे हम आगे समझेंगे, अभी खाली रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आता है राशियाँ। राशि क्या होती है, राशियाँ तो वैसे सब को पता ही है, 12 राशियाँ होती हैं।
ये तो नॉर्मली सबको पता ही है कि 12 राशियाँ हैं। तो राशि चक्र को क्या कहते हैं हम, जैसे जो पूरा अपना ब्रह्मांड है उसमें एक जोडियक मान लिया, जोडियक को क्या बोलते हैं, राशि चक्र, या राशि चक्र को अंग्रेजी में जोडियक बोलते हैं, जोडियक बेल्ट। तो हमने क्या होगा, पूरे आसमान का जो जोडियक था उसे हमने 12 भागों में बांट दिया। जैसे हम जानते हैं पूरा जोडियक एक सर्कल की तरह है, तो उसकी डिग्री 360 डिग्री होती है। अगर हम 360 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो एक डिग्री कितने की आ गई, 30 डिग्री की आ गई। तो इसका मतलब एक जो राशि होती है उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। और जो राशि होती है उसकी अपनी एक प्रकृति होता है, गुण होता है, धर्म होता है, स्वभाव होता है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपको खाली अभी ज्योतिष क्या होता है, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक बेस बन जाए, ताकि जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्लियरिटी रहे। तो जैसे राशियाँ बताई, उसके अंदर 12 राशियाँ कैसे होती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गई मेष, दूसरे नंबर पे वृषभ हो गई, तीसरे नंबर पे मिथुन हो गई, चौथे नंबर पे कर्क हो गई, पाँचवें नंबर पे सिंह हो गई, छठे नंबर पे कन्या हो गई, सातवें नंबर पे तुला हो गई, आठवें नंबर पे वृश्चिक हो गई, 9 नंबर पे धनु हो गई, और 10 नंबर पे मकर हो गई, 11 नंबर पे कुंभ राशि हो गई, और 12 नंबर पे मीन राशि हो गई। तो ये क्रम बताया गया है 1 से 12 का, ये क्रम फिक्स होता है। इसे आप नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप 1 नंबर का मतलब एरीज या मेष राशि, 2 नंबर का वृषभ राशि, इसी सीरियल नंबर से इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इन राशियों का अपना गुण भी है, तत्व भी हैं। जैसे अगर माने तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के तत्व की होती हैं। अगर गुण की बात करें तो राशियाँ में चर होती हैं, स्थिर होती हैं, द्वैस्वभाव होती हैं। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम माने मेष राशि अग्नि तत्व की है और उसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, ये हम आगे डिटेल करेंगे, खाली आप इतिहास समझने के लिए समझिए। फिर उसके बाद आता है भाव। भाव को अगर हम इंग्लिश में बोलें उसे बोलते हैं घर। तो हमने जैसे राशि को बांटा था, कुंडली के अंदर भी आप देखते हैं जो 12 खाने बने होते हैं उन्हें घर बोलते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली के अंदर 12 घर हैं। तो हमने ये सेम माना कि जोडियक 360 डिग्री का है। अगर उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो उस घर की एक वैल्यू कितने की आ गई, 30 डिग्री की आ गई। तो हाउस क्या होते हैं, हाउस जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि जो हमारा घर है वो हमारी लाइफ के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होनी है उसके एक विशेष चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे सबके अपने एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर सपोज बहुत सारे डिपार्टमेंट से बने हुए हैं, तो ऐसे जो घर है वो 12 डिपार्टमेंट में बना हुआ है उसके अंदर। तो हर एक को एक स्पेसिफिक कारकत दिया हुआ है घर को ना। जैसे कि अगर हम पहला घर माने, अगर जो सबसे ऊपर वाला जो घर होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए देखा जाता है। दूसरा घर जो होता है वो धन के लिए देखा जाता है। चौथा भाव परिवार के लिए देखा जाता है। पांचवा शिक्षा, कैरियर, शिक्षा और संतान के लिए देखा जाता है। छठा कैरियर के लिए देखा जाता है। सातवां घर विवाह के लिए देखा जाता है। इसी तरीके से जो हम 1 से लेकर 12 घर होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये अभी आपका बेस बनाने के लिए, ताकि आप एक ज्योतिष को समझने के लिए अपना माइंड मेकअप कर लें कि ज्योतिष को कैसे समझना है। अब बात आती है इसके अंदर, फिर आती है नक्षत्र की। ये तो सब जानते हैं कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, और नक्षत्र से ही जन्म राशि का पता लगती है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो आकाश के अंदर चंद्रमा आकाश में जिन 27 तारों के समूह से होकर गुजरता है ना, उन्हें नक्षत्र कहते हैं। यानी जो चंद्रमा की मूवमेंट होती है 27 तारों के समूह से होती है। जो हर एक तारों का समूह जो होता है उसे हमने क्या बोला, नक्षत्र बोला। अगर हम इसी तरीके से देखें कि अगर 360 डिग्री पूरे ब्रह्मांड को या जोडियक बेल्ट को हमने अगर माना है, उसे अगर हम 27 से डिवाइड कर दें तो एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी आती है, एक नक्षत्र की वैल्यू आएगी 13 डिग्री 20 मिनट्स, यानी 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की वैल्यू आएगी। और जो नक्षत्र होते हैं ना उसके भी अपने विशिष्ट गुण होते हैं, और जो नक्षत्र होते हैं उनके देवता भी होते हैं। और जो आप बोलते हैं कि आपकी जन्म राशि की है, तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है ना, वो व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उसी को हम जन्म राशि कहते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको नक्षत्र के बारे में पता लग गया। एक आता है उसके बाद जो दूसरा इसका तीसरा तत्व आता है वो होता है दशा प्रणाली।
दशा प्रणाली को क्या बोल गया, पीरियड्स बोल लीजिए, टाइम बोल लीजिए, जो इवेंट्स होने हैं उसका टाइम क्या है, वो इवेंट कब आएंगे, तो वो दशा प्रणाली से बताता है। तो ये क्या बताता है कि किसी के भी जीवन में, किसी भी जातक के जीवन में कौन सा ग्रह कब प्रभावी होगा, वो ये दशा प्रणाली बताती है। उन्होंने क्या हुआ, हर एक ग्रह को एक टाइमिंग बताई हुई है, हर एक ग्रह की इस दशा के अंदर कुछ घटनाएं होंगी, और वो दशाएं हैं हर एक जन्म कुंडली के हिसाब से पता लगती हैं उसके अंदर। तो उससे क्या हुआ, दशाएं हमारे को टाइम इवेंट्स का बताएंगी कि हाँ ये घटनाएं कब कब होंगी। इसके बाद जो कुंडली में एक और एलिमेंट्स आता है वो आता है योग, योगा। योग का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में कनेक्ट होना। तो दो चीज़ें क्या कनेक्ट हो सकती हैं ज्योतिष में ना, ग्रह की विशेष युतियाँ होती हैं। युतियाँ होता है कि आपस में कंजंक्शन होता है उनका। यह ऐसी स्थिति होती है कि दो चीज़ें यानी दो ग्रह आपस के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहे होते हैं, उसी को योग कहते हैं। अब जो योग बनता है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो योग हमेशा अच्छा होगा, तो वो योग किसी के भी जीवन में शुभ प्रकृति का भी हो सकता है और अशुभ प्रकृति का भी हो सकता है। यानी वो शुभ प्रभाव भी डाल सकता है और अशुभ प्रभाव भी डाल सकता है। जैसे अगर कुंडली में बोलते हैं कि आपका बड़ा राज हो गया, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अगर राजयोग है तो व्यक्ति को क्या होगा, शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। यदि उसी कुंडली के अंदर किसी का दरिद्र योग बन गया, यानी गरीब वाला योग बन गया, तो उसमें क्या होगा, जो जातक है वो आर्थिक संघर्षों की ओर संकेत दे सकता है। तो इस तरीके से हम योग भी देखेंगे कुंडली के अंदर। तो योग भी बहुत योग इम्पोर्टेंट तत्व है कुंडली के अंदर। उसके अंदर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आता है गोचर। ये भी मोटा मोटी बता रहे हैं। फिर आता है गोचर, जिसे बोलते हैं ट्रांजिट भी बोलते हैं। आपको मालूम है आकाश के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा मूवमेंट के अंदर रहते हैं, मोशन के अंदर रहते हैं। तो जन्म के समय जो कुंडली बनी हमारी, उसमें तो उस समय की ग्रह की स्थिति थी, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि ग्रह की जो हमारे मोशन है वो उसी समय पे फिक्स हो गया कि हमारे जन्म के समय जो ग्रह जिस पोजीशन में थे उसके बाद वो मूव नहीं करेंगे। वो तो निरंतर मूव करते रहते हैं। तो जो निरंतर मूव कर रहे हैं, यानी आज प्रेजेंट के अंदर भी ये कहाँ मूव कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि शनिदेव महाराज जी मीन राशि के अंदर आ गए, गोचर कर लिया उन्होंने 29 मार्च के आसपास। तो ये ट्रांजिट हो गया। इसी तरीके से अब 14 अप्रैल को जो आने वाला है, सूर्यदेव महाराज जी मेष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी जो ग्रह हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, उसी को ट्रांजिट के बोलते हैं। और ये ट्रांजिट भी जो होता है वो जातक के ऊपर जो कुंडली है उसमें जो स्थिति होती है, उस जो परिवर्तन आया उसका शुभ या अशुभ प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये कुल मिला के ज्योतिष की परिभाषा में बता दी, उसके घटक बता दिए। घटक के अंदर आपके अगर मोटा मोटे देखेंगे तो पहला राशि आ गया, भाव आ गया, ग्रह आ गया, फिर उसके बाद योग आ गए, दशा आ गई, दशा के बाद गोचर आ गया। तो जब इन सब का जो कम्बिनेशन बनता है, इन सबको मिला के कम्बिनेशन बनता है, वो कम्बिनेशन शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। अगर शुभ कम्बिनेशन बनेगा तो जातक के अंदर खुशियाँ और प्रसन्नता ज़्यादा होंगी। अगर इसमें अशुभ प्रभाव आएगा तो उसके अंदर जातक थोड़ा सा दुखी रहेगा, उसके कार्य आराम से सिद्ध नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करके सिद्ध होंगे। तो इस तरीके से ज्योतिष की एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है, ताकि आगे जब हम राशि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, भाव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, योग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक विस्तृत क्षेत्र है। इसके अंदर ही समुद्र है, इसके अंदर इसकी था लेना बड़ा मुश्किल है, इसकी आज तक कोई नहीं ले पाया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसे आजकल क्या बना दिया है, एक धंधा बना दिया, धंधा फ्रैंकली स्पीकिंग धंधा बना दिया उसके अंदर। जैसे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप YouTube पे जाएंगे, अगर आप YouTube में जाएंगे तो उसमें भरमार हुई है कि आप आइए 4 घंटे में अपनी कुंडली पढ़ना सीखें, क्यों परेशान घूम रहे हो। इस तरीके से बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। तो ये सारे फेक विज्ञापन हैं। जैसे अगर आप देखें, फेक का मतलब हाँ सही भी हो सकते हैं, बट ज्योतिष कोई भी इंसान 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में नहीं सीख सकता। उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कई वर्ष लग जाते हैं ज्योतिष सीखने के अंदर। और वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी वेबिनार कर रहे हैं, वो 4 घंटे में, 2 घंटे में क्लेम करते हैं कि आप अपनी कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे और अपना फलित करना सीख जाएंगे। और वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है।
वो खाली भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जो मेरा प्रयास है ज्योतिष पढ़ाने का, मेरा प्रयास है कि ज्योतिष जो एक हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है वो आप तक पहुँचे। तो जो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा ये शास्त्र सम्मत होगा, जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है एक एक शब्द वहीं से आएगा उसके अंदर। इसके अंदर मेरी तरफ से कुछ बनाई हुई कहानी नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपको जो भी बुक हैं उनकी रेफरेंस भी दूंगा, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। जो भी शास्त्र हैं उनका भी रेफरेंस दूंगा, आप उसमें जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह से कह लीजिए ज्योतिष का प्रसार करने वाली है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो उसके वर्णन किया गया ज्योतिष का, उसी का प्रसार करने का मेरा प्रयास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय राम जी की। राम राम जी।